क्योंकि यही वो राजा है जिसने तत्कालीन 52 गढ़ों को जीता था या 52 गढ़पतियों को हराया था। हाँ, यहाँ पे आप याद रखना, लक्ष्मीचंद ही वो राजा है जिसने गढ़वाल में 8 बार आक्रमण किए थे, और इन 8 आक्रमण में वो 7 बार, प्रथम 7 बार जो उसने आक्रमण किए थे उसमें लक्ष्मीचंद हारा था। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आपके लिए इससे पहले भी उत्तराखंड इतिहास में पवार वंश से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आपके लाया था। आज उसके ही आगे से हम शुरू करेंगे। पवार वंश की आपके लिए 3 वीडियोज़ आएंगी, एक आपके लिए आ चुकी है, आज सेकेंड वीडियो भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम 20 प्रश्नों पर गहनता से विश्लेषण करेंंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी आपको टैकल करने हैं पेपर में, किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव देखने होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ताम्र मुद्रा जारी करने वाला प्रथम पवार नरेश कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है लखनदेव। ठीक है, लखनदेव को लशन देव भी कहते हैं, लशन देव नाम से भी जाना जाता है, और इसने मुद्रा जारी करने वाला पहला राजा है। और इसकी मुद्रा जो थी वो कॉपर की बनी हुई थी, तांबे की। इसके अलावा आपको और पवार नरेश भी आपको याद रखने हैं कि मुद्रा जारी करने वाले और कौन कौन नरेश हुए। ठीक है, पहला तो आपका लखनदेव है। अगर आपसे सेकंड पूछता है तो सेकंड हो जाएगा आपका फतेह शाह। लेकिन याद रखना, इसकी जो मुद्रा थी वो कॉपर, तांबे की नहीं थी, सिल्वर की थी। तो रजत मुद्रा इसकी थी, आपकी रजत मुद्रा। तो मुद्रा जारी करने वाला दूसरा राजा हो जाएगा, और रजत मुद्रा पूछता है, रजत मुद्रा जारी करने वाला पहला राजा हो जाएगा फतेह शाह। थर्ड कौन सा था? थर्ड आपका था प्रदीप शाह। इसकी भी जो मुद्रा थी वो थी आपकी रजत मुद्रा, और इसकी मुद्रा का जो नाम था वो था मोनाशाही तिमाशा। मोनाशाही तिमाशा। एक और मुद्रा का नाम याद रख सकते हैं आप, जिसको जव मुद्रा के नाम से जानते हैं। बस यहाँ पे जव मुद्रा याद रखना है कि पवार वंश से संबंधित है। तो आपके 3 नरेश हो गए। पहला राजा लखनदेव है, जिसे लशन देव भी कहते हैं, मुद्रा जारी करने वाला पहला है, लेकिन ताम्र मुद्रा जारी करने वाला भी पहला है। दूसरा फतेह शाह है, मुद्रा जारी करने वाला दूसरा नरेश है, लेकिन रजत मुद्रा जारी करने वाला कौन सा है? पहला नरेश है। तीसरा है प्रदीप शाह, मुद्रा जारी करने वाला तीसरा नरेश है, और रजत मुद्रा जारी करने वाला दूसरा नरेश है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या था? मोनाशाही तिमाशा मुद्रा। और जब मुद्रा का संबंध भी पवार वंश से ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है कि धारशील शिलालेख जिसका संबंध अनंतपाल से है, वैसे अनंतपाल सेकंड है, अनंतपाल द्वितीय, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी नदी घाटी। और मंदाकिनी नदी घाटी की बात हो रही है तो किस जिले की बात हो रही है, किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है? रुद्रप्रयाग। और जो आपका शिलालेख प्राप्त हुआ था, ये हुआ था, इसकी डेट याद रखेंगे आप, 1994 ईस्वी में। अलकनंदा आपको पता है चमोली की नदी है। भिलंगना आपको पता है आपकी टिहरी की नदी है, टिहरी की रिवर है। टाटागढ़ आपको पता है किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है, चमोली की नदी। तो इसका आंसर क्या है आपका? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राजा के काल को साम्राज्यवाद का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है या स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, अजयपाल। ठीक, अब प्रश्न ये है कि साम्राज्यवाद का स्वर्ण युग इसको क्यों कहते हैं? साम्राज्यवाद मतलब होता है कि अपनी सीमा का विस्तार करके जो भी स्थानीय इसके राजा हैं उन सभी गढ़पतिया राजाओं को इसने हराया था, और एक छत्रपति राजा बना था 1515 ईस्वी में। तो अजयपाल के संबंध में और कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हो। अजयपाल को राहुल सांकृत्यायन ने पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा, क्योंकि यही वो राजा है जिसने तत्कालीन 52 गढ़ों को जीता था या 52 गढ़पतियों को हराया था। अगला फैक्ट याद रखोगे इसमें, अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, चांदपुरगढ़ से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवलगढ़ की थी। और 1517 में देवलगढ़ से राजधानी इसने बदली थी कहाँ पे? श्रीनगर में। तो राजधानी परिवर्तित करने वाला राजा भी ये है। अगला फैक्ट क्या याद रख सकते हो इसमें, अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, गढ़वाल का अशोक। और ये किसने कहा है? इतिहासकार अजय रावत ने। गढ़वाल का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है, गढ़वाल का नेपोलियन भी अजयपाल को कहा जाता है। और अजयपाल ने याद रखना देवलगढ़ में ही अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी
राजेश्वरी मंदिर की स्थापना भी की है, और वहीं पे इसने अपने राजप्रासाद का निर्माण भी किया है। दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, इसने नाप तोल का एक मापक धूली पाथा भी विकसित किया है, और गढ़वाल में इसने भात पकाने के लिए सरोला ब्राह्मण की भी प्रथा इसने शुरू की थी। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला राजा भी कौन है? आपका जयपाल। तो इसके सारे फैक्ट आपको याद रखना है जयपाल के। आंसर इसका आपका सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या है? रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस राजा के? तो 5 अभिलेख प्राप्त हुए आपके सहजपाल के, ठीक। और सहजपाल के संबंध में एक फैक्ट और याद रखना, ये वही सहजपाल है जिसने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक बहुत ही बड़ा घंटा भी चढ़ाया था। घंटा देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में बहुत बड़ा घंटा भी अद्वितीय चढ़ाने वाला राजा भी है। और इसी के काल में याद रखना मुगल राजा कौन है? इसके समकालीन जो मुगल राजा है वो अकबर है, और अकबर ने ही इसके काल में कुछ लोगों का दल भेजा था। अब वो दल क्या खोज करने आएगा यहाँ पे कि गंगा जी कहाँ से निकलती है, कि गंगा जी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा जी का स्रोत कहाँ से है। वो दल खोज करने भी किसके काल में आता है? सहजपाल के काल में ही आता है, कि गंगा जी का उद्गम खोज करने हेतु जो आपका एक दल आता है वो भी अकबर ने ही भेजा था, सहजपाल के ही काल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है? पवार राजा बलभद्र शाह से संबंधित गलत बताना, गलत कथन का चयन करें। शाह की उपाधि जोड़ने वाला, धारण करने वाला प्रथम राजा है या आपका इनमें से 3? तो इसमें आपको गलत बताना है। तो गलत आपका चौथा है, क्योंकि गालदम का युद्ध जो हुआ था 1581 में, जो गालदम का युद्ध 1581 ईस्वी में हुआ था, वो बाज बहादुर चंद के साथ इसका नहीं हुआ था, बल्कि हुआ था किसके साथ हुआ था? इसका बलभद्र शाह का तो युद्ध हुआ था आपका ग्वालदम का युद्ध, वो हुआ था रुद्रचंद। और इसी युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति, याद रखना है, पुरुषपंथ। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंथ या पुरुषोत्तम पंथ भी इसको कहते हैं। पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तम पंथ इस युद्ध में मारा गया था, और इस युद्ध में रुद्रचंद की हार हुई। ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप याद रखेंगे। गलत बताना है तो गलत आपका चौथा है, बाकी सारे जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन है कि सोनी भिलंग जो है किस राजा की राजधानी थी? तो सोनी भिलंग राजधानी थी आपकी स्वर्णपाल। सोनी भिलंग भी कहते हैं इसको, और इसका सोनी भिलंग की बात हो रही है, और ये कहाँ पे पड़ेगा? मेनली आपका टिहरी। तो टिहरी में इस राजा ने अपनी राजधानी बताई, आपका राजधानी स्वर्णपाल ने सोनी भिलंग में अपनी राजधानी भी बनाई थी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ फैक्ट है नहीं, स्वर्णपाल इसका आंसर। लक्षण लेख के बारे में हमने पढ़ लिया कि पहला राजा जिसने अपने नाम से मुद्रा जारी की है, और इस मुद्रा की इसकी जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? कॉपर की थी। तांबे की मुद्रा जारी करने वाला पहला राजा भी आपका ये है। अजयपाल के बारे में आपने भी आगे पढ़ा, तो इसका आंसर क्या है? 26 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन है सहजपाल से संबंधित सही कथन का चयन करना। सही कथन पहला है कि इसके 5 अभिलेख रघुनाथ मंदिर से मिले हैं। इसी के समय हुसैन का टुकड़िया जो अकबर का सूबेदार था, लखनऊ में सूबेदार था अकबर के समकालीन, अकबर ने इसको नियुक्त किया था। तो तराई पर इसने आक्रमण किया था। इस काल में अकबर ने गंगा जी के उद्गम स्थान की खोज हेतु दल भेजा था। यह उपरोक्त सभी कथन सही है, सही बताना। तो सही इसमें क्या है? सारे ऑप्शन इसमें ठीक ही, ठीक है, सारे ऑप्शन क्या है इसमें? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 देखते हैं। पय्यनगढ़ गढ़वाल पर आक्रमण किस गढ़वाल नरेश के काल में हुआ था? इसका आंसर चौथा है, क्योंकि पय्यनगढ़ की बात हो रही है गढ़वाल में, और पय्यनगढ़ या पय्यनु दुर्ग, इसको एक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसको पय्यनु दुर्ग जो गढ़वाल में हुआ था। और पय्यनु दुर्ग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? मानशाह और कुमाऊं का राजा था इस समय लक्ष्मीचंद का यहाँ पे सेनापति था नंदी सेनापति, और मान सिंह का सेनापति था, और मानशाह का सेनापति था आपका खतड़ सिंह। हाँ, यहाँ पे आप याद रखना, लक्ष्मीचंद ही वो राजा है जिसने गढ़वाल में 8 बार आक्रमण किए थे, और इन 8 आक्रमण में वो 7 बार, प्रथम 7 बार जो उसने आक्रमण किए थे उसमें लक्ष्मीचंद हारा था। यही जो 7वां आक्रमण था इसको पय्यनु दुर्ग या पय्यनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी वो हारा था। लेकिन जो 8वां युद्ध, अंतिम युद्ध जो लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर किया था, उसमें कहते हैं कि उस युद्ध में लक्ष्मीचंद जीता था, लेकिन ये जीत पूरी तरह से नहीं थी। पूरा गढ़वाल जो है लक्ष्मीचंद नहीं जीता था, गढ़वाल के कुछ छोटे से पार्ट को ही विजित कर पाया था। तो 7 हार के बाद एक छोटी जीत के उपलक्ष्य में आज भी
कुमाऊं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रखोगे आप, खतड़वा उत्सव। और इसी युद्ध में ये याद रखना है आपको, इस युद्ध में कहते हैं कि जो मानसागर सेनापति है वो खतर सिंह भी यहाँ पे मारा गया था, ठीक है, मारा गया था। लक्ष्मीचंद का उपनाम याद रख सकते हो, इसको लखुली विराली कहते हैं, लखुली विराली। लखुली विराली का मतलब होता है भीगी बिल्ली। अब भीगी बिल्ली इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मीचंद वो राजा है जो गढ़वाल पर तो बार बार आक्रमण करता है, लेकिन मुगलों पर आक्रमण करने का बिल्कुल भी साहस कभी कर नहीं पाता है। मुगलों के दिन भीगी बिल्ली बन के रहता था और गढ़वाल पर बार बार आक्रमण करता रहता था, लखुली विराली भी कहते हैं। लक्ष्मीचंद वही राजा है जिसने अपनी जनता पर बहुत सारे टैक्स लगाए, इतने टैक्स लगाए थे कि लोगों ने टैक्स के मारे अपनी छतों पर भी साग सब्जियां उगाना प्रारंभ कर दिया था, ताकि उसको बेच के टैक्स की पूर्ति की जाए। बहुत सारे टैक्स लगाए थे इसने। बात हम गढ़वाल की करें, पवार वंश की करें तो ज़्यादा फिलहाल पढ़ेंगे नहीं। तो मानशाह के बारे में है, मानशाह के बारे में ये याद रख सकते हैं कि मानशाह के ही काल में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच इसी के काल में आया है। विलियम फिंच मानशाह के काल में इसकी गढ़वाल की यात्रा थी, मानशाह। और मानशाह ने श्रीनगर में इसने मानपुर नगर भी बसाया है, श्रीनगर मानपुर, ठीक। और मानपुर को एक तरह से राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला राजा भी कौन है, मानशाह। मानशाह का सेनापति याद रख सकते हैं, मानशाह के सेनापति का नाम था जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल इसका मानशाह का सेनापति था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जीतू बगड़वाल काफ़ी सुंदर था और इसको अछरिया भी हर के ले गई थी एक टाइम पे, ये भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, चौथा है, क्योंकि आंसर है आपका वो चौथा आंसर है मानशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन क्या है। तुजू के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर के साथ मधुर संबंध तथा जहांगीर से आगरा में भेंट करने वाला प्रथम पवार राजा कौन था। तो जहांगीर से आगरा में भेंट करने वाला प्रथम पवार राजा है आपका शामशाह है, ठीक। शामशाह के बारे में और क्या क्या है, शामशाह को विलासी राजा के रूप में भी आप जानते हो, ठीक है, विलासी राजा है। और दूसरा वैश्याओं के संग समय बिताना इसको काफ़ी पसंद था, वैश्याओं के संग समय बिताना इसको काफ़ी क्या था, पसंद था। शामशाह एकमात्र गढ़वाल नरेश है, एकमात्र राजा जिसका चित्र आपके पास उपलब्ध है, ऐसा कहते हैं, एकमात्र चित्र, ऐसा राजा जिसका चित्र आपके पास उपलब्ध है, एकमात्र राजा आपका शामशाह ही है। और क्या फैक्ट है शामशाह का, शामशाह के काल में सती प्रथा, शामशाह के काल में गढ़वाल में सती प्रथा क्या थी, विद्यमान थी। और कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद, इसके निधन के बाद जो है इसकी 60 रानियां क्या हुई थी, सती हुई थी। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी अलकनंदा में डूबने से। याद रखना, इसकी मृत्यु हुई थी आपकी अलकनंदा में डूबने से। एक शाम को अपने को सभासदों के साथ अलकनंदा नदी में जाना होता है, बैलेंस बिगड़ता है, नौका पलटती है, खुद भी मरता है, इसके बहुत सारे सेवक इसमें मारे जाते हैं। तो इसका निधन भी आप याद सकते हो, शामशाह, ठीक है। शामशाह के बारे में ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट याद रखो। तो 29 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका पहला शामशाह। अगला देखते हैं आपका 30 क्वेश्चन क्या है। भीम सिंह वर्तवार को किसने दापा का मतलब होता है तिब्बत, ठीक है, दापा का मतलब क्या है, तिब्बत। तो दापा प्रांत का प्रशासक नियुक्त किया था किस राजा ने, इसका आंसर हो जाएगा महिपति शाह। महिपति शाह के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। दापा की बात हो रही है तो दापा पर आक्रमण करने वाले कौन कौन पवार नरेश हुए, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आपका है विजयपाल, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, विजयपाल है। लेकिन विजयपाल असफल रहा था, ये याद रखना है आपको, विजयपाल रहा था असफल। उसके बाद मानशाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये रहा था सफल। मानशाह के बाद है आपका श्यामशाह, तीसरा राजा श्यामशाह है, श्यामशाह भी रहा था आपका सफल। श्यामशाह के बाद है आपका महिपति शाह, चौथा राजा है, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला, और महिपति शाह भी रहा था सफल। तो आपके 4 राजा हो गए, विजयपाल असफल, मानशाह सफल, और ये दोनों भी क्या है, सफल। तो इनका क्रम भी याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में इसका क्या इफेक्ट है महिपति शाह का, कि तिब्बत पर 3 आक्रमण करने वाला राजा भी है। कितने आक्रमण किए थे, 3। क्वेश्चन एक बार UKSSC जो आयोग है वो आपसे पूछ चुका है, ठीक। 3 बार तिब्बत पर आक्रमण करे हैं। 3 इनके सेनापतियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन थे, रिखोला लोधी, सेनापति कौन कौन थे महिपति शाह के, रिखोला लोधी थे, बनवारी दास और माधो सिंह भंडारी। इनके बारे में और क्या याद रखोगे आप, सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाले महिपति शाही, अपना अधिकतर समय युद्ध में इन्होंने व्यतीत किया है, इसलिए इनको गर्वभंजक भी कहते हैं महिपति शाह को। मुस्लिम लेखकों ने
अच्छा, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ आप आराम से सुन के आप नोट करते रहना, जिनको भी नोट करना है। क्या क्या बताया मैंने? ठीक है, सर्वाधिक उम्र में राजा बने हैं, अपना अधिकतर समय शासन का इन्होंने युद्ध में ही व्यतीत किया है, इसलिए गढ़भंजन कहते हैं इनको। और महिपति शाह ने तिब्बत पे 3 आक्रमण के सारे फैक्ट लिखे हैं। हाँ, मुस्लिम लेखकों ने इनको अक्खड़ राजा भी कहा है, क्योंकि शाहजहां का जब राज्याभिषेक हुआ था तो ये उनसे मिलने नहीं गया था, ये उपहार आदि से नहीं भेजा, अक्खड़ राजा भी कहा है, इसलिए मुस्लिम लेखकों ने। और मौला राम ने, जो दरबारी कवि है, मौला राम ने महिपति शाह को जो है महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि भी दी है, महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि भी दी है। 3 सेनापति हो गए इनके, ये सारे फैक्ट हो गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सेनापति कौन है इनमें से, तो प्रथम सेनापति आप याद रखोगे वो है आपके रिकोला लोधी। रिकोला लोधी ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, तिब्बत के राजा को हराया था, और तिब्बत को हराने के बाद जो है तिब्बत पर जिस व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था वो थे बर्तवाल बंधु। बर्तवाल बंधु ये 2 भाई थे, जिसमें एक था भीमसेन बर्तवाल। वहाँ पे नियुक्त करके रिकोला लोधी जब वापस गढ़वाल आते हैं तो पुनः जो है तिब्बत के राजा स्थानीय राजाओं के साथ गुट बना के कहते हैं कि उनका युद्ध होता है वहाँ पे भीमसेन बर्तवाल का और गढ़वाल नरेश की सेनाओं का, तिब्बत के राजाओं का, जिसमें भीमसेन बर्तवाल या बर्तवाल बंधु उस युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन इतनी वीरता से बर्तवाल बंधु लड़ते हैं, इतनी वीरता से लड़ते हैं कि उनकी वीरता से प्रभावित होते हैं तिब्बत के राजा, इसलिए उनकी तलवारें, बर्तवाल बंधु की तलवारें आज भी तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में पूजी जाती हैं, ये आप याद रखना। तो महिपति शाह के बारे में ये सारे फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दापा, ये तिब्बत पर सफल आक्रमण करने वाला, याद है ना, सफल पूछा है उसने। सफल आक्रमण करने वाला प्रथम पवार नरेश कौन था? इससे पहले हमने देखा कौन कौन थे आपके, विजयपाल था, तिब्बत पर आक्रमण किया था, विजयपाल ने असफल था, फिर मान शाह था जो सफल रहा है, फिर श्याम शाह था जो सफल रहा है, उसके बाद महिपति शाह था। महिपति शाह भी कौन थे आपके, सफल रहे थे असफल, वो भी रहते हैं आपके सफल। तो सफल आक्रमण करने वाला प्रथम पूछ रहा है, तो सफल आक्रमण करने वाला प्रथम कौन सा आपका? मान शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मान शाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या है? तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पवान राजाओं का सही क्रम बताना। ये आप नहीं पढ़ा है, मैंने बताया आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चौथा वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। असफल, ये सफल है, ये भी सफल है और ये भी सफल राजा। तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। विलियम फिंच यूरोपीय यात्री ने किस पवार राजा का उल्लेख अपने यात्रा वृतांत में किया है? ये भी कह सकते हैं विलियम फिंच यूरोपीय यात्री था, किस पवार राजा के शासन काल में इसने गढ़वाल की यात्रा की? तो विलियम फिंच आया था, आपका आंसर चौथा है। ये विलियम फिंच किसके काल में आया था? मान शाह के काल। मान शाह के बारे में पहले ही पढ़ा है, लेकिन मान शाह का एक फैक्ट आप याद रखोगे, मान शाह का दरबारी कवि था आपका भरत कवि। कौन था? भरत कवि। और भरत कवि ने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम था मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य भी इसको कहते हैं, ज्ञानोदय काव्य भी कहीं कहीं नाम इसका लिखा रहता है। संस्कृत में इसने रचित किया है, संस्कृत में इसने इस पुस्तक की रचना की है। और मान शाह का जो आपका दरबारी कवि है वो जहांगीर के दरबार में भी रहा है कुछ समय के लिए। जहांगीर क्योंकि ज्योतिष जानता था, ज्योतिष विद्या जानता था, और जहांगीर ने इसको ज्योतिक राय की उपाधि भी दी है। ज्योतिक राय, क्या उपाधि दी है? ज्योतिक राय की उपाधि भी जहांगीर द्वारा इसको दी गई है आपका भरत कवि को। तो इसका आंसर आपका क्या है? चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। तो 34 क्वेश्चन क्या है? पवार राजा जिसने कुमाऊं के राजा से रण भिक्षा मांगी थी। रण भिक्षा मांगने वाला राजा है आपका, आंसर चौथा है, क्योंकि राजा का नाम है आपका महिपति शाह। अब आप सोच रहे होगे रण भिक्षा क्या है? भिक्षा में वस्तुएं मांगना तो सुना ही होगा, लेकिन भिक्षा में रण को मांगना क्या है? तो यहाँ पे मैं बता दूं हुआ क्या था कि महिपति शाह के शासनकाल में एक बार जो नागा साधु होते हैं, नागा साधु ने अवैध हथियार रख रखे थे श्रीनगर में। ऐसी सूचना महिपति शाह को मिली थी। अब वो उसे किन गतिविधियों को जो एक तरह से आगे क्रियान्वित करते, उससे आशंकित होकर ही महिपति शाह ने उन नागा साधुओं की हत्या करवा दी थी। एक तो ये है। अगला फैक्ट ये मिलता है आपको गढ़वाल के इतिहास में कि महिपति शाह एक बार हरिद्वार के कुंभ में जाते हैं, आयोजन में जाते हैं, वहाँ पे कुछ नागा साधु घूम रहे थे। आपको पता है किस प्रकार से वो घूमते हैं। अब इनको महिपति शाह को अक्खड़ राजा भी कहते हैं, ना किसी की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी ही मन की करते हैं जब भी करते हैं। तो कहते हैं नागा साधु की ने हत्या करवा दी थी बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप दोबारा से राजमहल में जाते हैं तो राजमहल में बातचीत करते हैं, अपने परामर्शदाताओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि आप एक तरह से क्या कर चुके हैं,
ब्रह्म हत्या कर चुके हैं, ब्राह्मणों की हत्या कर चुके हैं, तो प्रायश्चित करना जरूरी है। तो इनको प्रायश्चित के लिए क्या बताया गया था? प्रायश्चित के लिए बताया गया था कि आप ऋषिकेश के भरत मंदिर में जाओ और वहाँ पे क्षमा याचना करो भगवान जी से। तो यहाँ पे मंदिर में आते हैं, जो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। अब यहाँ पे जब वो आते हैं तो मंदिर में जहाँ भी घूमते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी कोने में जाते हैं, इनको लग रहा था कि भरत जी की जो आंखें, जो मूर्ति की आंखें इन्हीं को घूर रही है। क्यों? जैसे चोर को लगता नहीं कि पुलिस मेरे पीछे ही पड़ी है, कहीं पीछे वाला आदमी कहीं पुलिस वाला तो नहीं है, वैसे इनको लग रहा था कि भरत जी की आंखें इनको घूर रही है। तो क्या करते हैं, भरत जी की मूर्ति की आंखों को अपनी हथियार तलवार से वो निकाल देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, मूर्ति की आंखें। पहले ब्राह्मणों को मारा, नागा साधु को मारा, फिर भरत जी की मूर्ति की आंखें निकाल दी। अब दो पाप हो गए। अब कितने पाप हो गए? 2 पाप। अब क्या करें, प्रायश्चित कैसे करें? दोबारा से जाते हैं अपने कहाँ पे, परामर्शदाताओं से बातचीत करते हैं कि अब क्या करा जाए भाई। तो इनके जो परामर्शदाता थे, इनकी मंत्रिपरिषद थी, इनको 3 उपाय बताती है। पहला उपाय बताती है कि लोहे को पिघला के या तो पी जाओ, इस प्रकार से अपना आप निधन करो, एक तरह से इस प्रकार से मृत्यु करो खुद की। दूसरा कहते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी भर के वहाँ पे समाधि ले लो। तीसरा उपाय इनको सुझाया जाता है कि युद्ध में खुद को बलिदान कर दो। तो ये तीसरे उपाय का विकल्प, जो तीसरा विकल्प इनको दिया गया था, वही ये चुनते हैं कि भाई रण में इनको मरना क्या है, मंजूर है। अब रण में मारे जाएंगे तो रण भी तो किसी से करना पड़ेगा। तो इस समय जो कुमाऊं के राजा थे वो थे त्रिमल चंद। कौन थे? त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद के पास जाते हैं, सारी अपनी व्यथा बताते हैं। त्रिमल चंद इससे हामी भरता है। त्रिमल चंद से कहते हैं भाई हमें एक तरह से नाटकीय युद्ध करना है जिसमें मैं अपने प्राणों का बलिदान करना चाहता हूँ। त्रिमल चंद हामी भरता है, युद्ध होता है जिसको कुमाऊं युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस युद्ध में ही मौका पाकर त्रिमल चंद जो इनकी एक तरह से हत्या कर देता है। एक तरह से नाटकीय युद्ध है, पहले से ही पूरी तरह से सेट था ये। और याद रखना, इस युद्ध में जब महिपति शाह मारे जाते हैं तो साथ में इनके एक सेनापति, जो 3 थे ना, रिकोला लोधी, बनवारी दास और आपके थे माधो सिंह भंडारी। तो बनवारी दास जो मौला राम के परिवार के हैं, तो बनवारी दास भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। कुमाऊं युद्ध में कौन? बनवारी दास भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक। तुरंत भिक्षा वाला आंसर हो जाएगा आपका चौथा। आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या है? मेदिनी शाह द्वारा अपने पिता पृथ्वीपति शाह के खिलाफ किया गया षड्यंत्र का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। आंसर क्या है इसका? दारा शिकोह, जो पुस्तक है डॉक्टर कानून। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र पढ़ने से पहले थोड़ा आपको इससे पहले जाना पड़ेगा। 1658 की बात करेंगे। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ है। सामूगढ़ का युद्ध हो रहा है हमारा 2 व्यक्तियों के बीच में। एक था आपका औरंगजेब, जो मुगल राजा है, आपको पता है औरंगजेब, और इसके भाई दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह के बीच। और इस युद्ध में आपको पता है कि औरंगजेब जीतता है, दारा शिकोह मारा जाता है। और दारा शिकोह का पुत्र जो है कौन? सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह को जो है मरने से पहले दारा शिकोह क्या बोलता है कि अगर तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा भाई? पर्वतीय क्षेत्र में एक तरह से शरण लेनी पड़ेगी। तो सुलेमान शिकोह पहले कुमाऊं जाता है, और कुमाऊं में उस समय राजा होता है बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद जो है औरंगजेब से शत्रुता नहीं लेना चाहता है, इसलिए सुलेमान शिकोह को वो अपने यहाँ शरण नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, कुछ उपहार, कुछ धन आदि देके, मतलब कुछ सहायता कर देता है सुलेमान शिकोह की, और भेज देता है कहाँ पे? गढ़वाल में। गढ़वाल में इस समय राजपूत नरेश बैठा, इसका नाम है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जो है शरणागत को शरण देता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हुआ क्या था, जो पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र है मेदिनी शाह, उसको गद्दी की लालच दिया था, उसको गद्दी का लालच दिया जाता है और कहा जाता है औरंगजेब के द्वारा कि तू अपने पिता के खिलाफ औरंगजेब बन जा। इस प्रकार से औरंगजेब ने अपने पिता की गद्दी हथियाई या पिता के जीवित रहते गद्दी प्राप्त की। वैसे इसको लालच दिया जाता है और मेदिनी शाह जो है अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र करता है। जहाँ एक तरफ पिता जो है सुलेमान शिकोह को शरण दे रहा है, वहीं मेदिनी शाह चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के पास से भिजवा दिया जाए। तो षड्यंत्र रचा जाता है। इसी षड्यंत्र के तहत जो है कहते हैं कि एक शाम को जो है दूध में जहर मिला के दिया जाता है। इस समय रसोईया भी, जो रसोई को जो होता है, रसोईया जो आपका सारा खाने पीने की जो वस्तु बनाता है, वो भी इसके साथ मेदिनी शाह भी मिल जाता है। लेकिन कहते हैं सुलेमान शिकोह को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है, और वैसे भी शरणागत को शरण दे रखी है, तो दूध पहले बिल्ली को पिलाया जाता है, शक के आधार पे पहले बिल्ली को पिलाया जाता है, बिल्ली मर जाती है। इस प्रकार से पता चलता है कि भाई कोई ना कोई जो है औरंगजेब के साथ मिला हुआ है। लेकिन मेदिनी शाह तक बात उस समय नहीं पहुंचती है। जो रसोईया था, जिसने सारा कुछ किया था, कहते हैं रसोईया को मार दिया जाता है, ठीक। लेकिन अंतिम रूप से जब पता चलता है कि आपका मेदिनी शाह भी जो है औरंगजेब के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ये सब जो घटनाक्रम हुआ है उससे आशंकित होता है सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह बिना राजा को बताए हुए एक रात को जो है महल से निकलकर तिब्बत की ओर चल पड़ता है, पहाड़ी की ओर। वहाँ पे रास्ता भटक जाता है। एक व्यक्ति जो वहाँ पे ग्वाला होता है, गडरिया होता है, वो इसको पहचान जाता है, क्योंकि सूचना जो है सबको पता चल चुकी थी कि कोई एक दिल्ली दरबार से शरणागत यहाँ पे आया है।
क्योंकि औरंगजेब इसका पीछा कर रहा था, औरंगजेब को ये चाहिए था। तो वो जो गडरिया होता है वो मेदिनी शाह को सौंपता है इसको, और मेदिनी शाह जो है सुलेमान शेखों को ले जाके कहाँ औरंगजेब को सौंप देता है, जहाँ पे दिल्ली में सलीमगढ़ के दुर्ग में औरंगजेब सुलेमान शेखों की हत्या कर देता है। तो यही सारा जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के तहत सुलेमान शेखों को एक कैसे न कैसे करके औरंगजेब के पास पहुंचाना था। तो इस षड्यंत्र का वर्णन दारा शिकोह पुस्तक में किया गया है। गणराज वंश नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ हमारी टीम ने। तो दारा शिकोह पुस्तक है, और जो पुस्तक है आपकी डॉक्टर कानून गोखी। आंसर क्या है इसका? पहला बार। हाँ, गुलदस्त तवारीखी को याद रखना किसकी है? मियाँ प्रेम सिंह की। ये मियाँ प्रेम सिंह की पुस्तक है, और मियाँ प्रेम सिंह किसके सभासद थे? तो वो थे आपके प्रताप शाह के सभासद, ये याद रखोगे। प्रताप शाह के क्या थे? वो सभासद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका 36। गुरु गोविंद सिंह 36 क्या है? गुरु गोविंद सिंह तथा फतेहपति शाह के मध्य भगाड़ी या भैकड़ी का युद्ध संपन्न हुआ था। कब हुआ था? आंसर इसका 1689। भैकड़ी भगाड़ी का युद्ध पौंटा साहिब के पास हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य। और इस युद्ध का वर्णन जो है, इस युद्ध का वर्णन विचित्र नाटक में, और किसकी आत्मकथा विचित्र नाटक? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की आपकी क्या है? आत्मकथा है विचित्र नाटक। ये युद्ध क्यों हुआ था इसमें थोड़ा देख लेते हैं हम। गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, फतेहपति शाह की बात हो रही है, और एक बिलासपुर का नरेश है, बिलासपुर HP हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर का नरेश था आपका भीमसेन है, भीम सिंह। तो हुआ क्या था? भीमसेन के जो पुत्र का विवाह हुआ था आपका फतेहपति शाह की पुत्री से। दोनों संबंधी बन गए, ठीक है ना, इनकी पुत्री से हुआ था। लेकिन भीमसेन और गुरु गोविंद सिंह आपस में क्या थे? शत्रुता रखते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह आपस में क्या थे? मित्र थे। तो जब ये दोनों संबंधी बने तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा था? फतेहपति शाह को उपहार भेजने चाहे थे, और भीमसेन नहीं चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह के भेजे गए उपहार जो फतेहपति शाह ग्रहण करे। तो भीमसेन के कहने पर फतेहपति शाह ने उपहार वापस गुरु गोविंद सिंह को भिजवा दिए थे। और इस तरह से क्या हुआ? एक तरह से गुरु गोविंद सिंह का ये अपमान हुआ। इसी अपमान से नाराज होकर गुरु गोविंद सिंह ने फतेहपति शाह के साथ युद्ध किया है, आक्रमण किया था। और ये आक्रमण आपको पता ही है, इस आक्रमण का जो वर्णन है, इस आक्रमण का जो वर्णन है कहाँ पे? विचित्र नाटक में है। तो किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की। आंसर इसका आपका 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है। मुगल दरबार में मनसादार के रूप में रहने वाला एकमात्र गढ़वाल नरेश कौन था? आंसर क्या आपका? 3rd वाला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में में हमने देखा था किस प्रकार से सुलेमान शेखों गढ़वाल में आया था। पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, मेदिनी शाह ने औरंगजेब का सपोर्ट किया था, और अपने पिता के खिलाफ ही क्या करा था? विद्रोह किया था। पिता के खिलाफ विद्रोह किया है, लेकिन औरंगजेब का सपोर्ट किया है। इसी वजह से औरंगजेब, अब हुआ क्या था? पृथ्वीपति शाह ने बाद में अपने बेटे मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया था, भगा दिया था। अब यहाँ से भागेगा तो कहाँ जाएगा? जिसकी उसने सहायता किया औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब के दरबार में रहा है, और औरंगजेब ने इसको एक पद भी दिया था। यह भी याद रखना है आपको। कौन है आपका? मेदिनी शाह। और मेदिनी शाह के बारे में एक फैक्ट और है कि हरिद्वार की नील धारा किसकी देन है? नील धारा हरिद्वार की एक धारा है, हरिद्वार में एक धारा के रूप में गंगा की एक धारा है जो नील धारा कहलाती है। किस धारा की देन है? मेदिनी शाह। इसके बारे में भी एक स्टोरी है। होता क्या है कि हरिद्वार कुंभ का आयोजन आज भी होता है, पहले भी होता था। तो जब पहले होता था तो सारे स्थानीय नरेश क्या करते थे? आयोजन से पहले एक जगह इकट्ठे होते थे और शुभारंभ करते थे। तो शुभारंभ करने का जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व या अधिकार दिया गया था गढ़वाल नरेश को, उस समय भी दिया गया था। लेकिन उसी समय अन्य नरेशों ने सोचा हर बार तो गढ़वाल नरेश को अधिकार दिया जाता है शुभारंभ करने का, इस बार उसको यह कार्य नहीं करने देंगे। षड्यंत्र रचना चाहा था नरेशों ने, लेकिन इसकी सूचना मिल गई किसको? इसकी सूचना मिल गई थी मेदिनी शाह को। अब मेदिनी शाह नहीं चाहते थे कि इतने पावन पद पर कोई भी क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो, व्यवधान हो। तो मेदिनी शाह उस स्थान को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? अपने टेंट में जहाँ उनकी सेना थी वहाँ चले जाते हैं। और अगली सुबह क्या देखते हैं? अगली सुबह देखते हैं कि गंगा धारा जहाँ बह रही थी, गंगा उस स्थान में प्रवाहित ना होकर उनके टेंट के आगे से बहती हुई उनको दिखती है। तो इस प्रकार से गंगा जी भी उस राजा के पास से गुजरी है। जब अन्य राजाओं को पता चलता है तो वो भी क्षमा याचना करते हैं मेदिनी शाह से। तो जो धारा उनके टेंट के बाहर से निकली थी उसको नील धारा के रूप में जानते हैं। और अगर आज वर्तमान की बात करें तो चंडी जो पुल है, चंडी पुल के नीचे जो गंगा जी की धारा बहती है ना, उसको नील धारा शायद कहते हैं, शायद मैंने सुना हुआ नील धारा। तो मेदिनी शाह के बारे में ये वाला फैक्ट भी है नील धारा, जो खाली गढ़वाल के इतिहास में बड़ी था। तो इसका आंसर क्या है? 3rd वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या है? सुदर्शन शाह से संबंधित गलत बताना, गलत कथन का चयन करें। टिहरी राजधानी स्थापित, ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका डायरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ये वाला,
क्या लिखा है, 1857 की क्रांति के सहयोग के कारण अंग्रेजों ने राजा को, सुदर्शन शाह को बिजनौर का क्षेत्र दिया था। बिजनौर का क्षेत्र दिया नहीं था, बिजनौर का क्षेत्र देने की बात ही चल रही थी। इसी दौरान कहते हैं सुदर्शन शाह का निधन हो जाता है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के दौरान सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की हेल्प की थी काफ़ी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसके बदले में सुदर्शन शाह कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों से प्राप्त करना चाह रहे थे या लेना चाह रहे थे मांग कर, वो था आपका ब्रिटिश गढ़वाल जो अंग्रेजों के अधीन था, और देहरादून का क्षेत्र, ब्रिटिश गढ़वाल और देहरादून, ये आपको याद है। तो इसका जो 38 का आंसर है आपका चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन है, वनों को ठेके ब्रिटिश कंपनियों से लेकर स्थानीय ठेकेदारों को देना किसने प्रारंभ किया? भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या सुदर्शन शाह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कीर्ति शाह। इसका आंसर कीर्ति शाह है, क्योंकि जब ठेके दिए जाते थे तो उस ठेके से वनों को काट कर काफ़ी लाभ कमाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी या उनके जो अधिकारी होते थे। तो कीर्ति शाह ने सोचा क्यों ना हमारे जो स्थानीय ठेकेदार हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको ठेके दिया है ताकि उनको लाभ हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो ये काम किया था हमारे कीर्ति शाह ने। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन आपका टिहरी को संयुक्त प्रांत के 50वें जनपद के रूप में शामिल किया गया था। इस समय राजा कौन है? तो इस समय राजा आपका मानवेंद्र शाह है। और यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखोगे कि टिहरी का विलय यूपी में, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी में, यूपी के 50वें जनपद के रूप में कब किया गया था? 1 अगस्त 1949। तो इसका आंसर क्या आपका थर्ड वाला है। चलिए, आज हमने डिस्कस किए पवार वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 20 प्रश्न। तो इसकी अगली वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।